प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और तैयारी तो इस समय अपने चरम सीमा पे होगी, क्योंकि एलपी का तो एग्ज़ाम 25 तारीख से शुरू होने वाला है। और सभी लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी होगा, क्योंकि प्रैक्टिस पे अब केवल प्रैक्टिस ही बचा है करने के लिए। तो चलिए, हम लोग 20 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आए आप लोगों के लिए फिर से 20 क्वेश्चन, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया परिवर्तनीय संयोजकता डॉट डॉट दर्शाते हैं। मतलब है कि परिवर्तनीय संयोजकता कौन दर्शाते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता का मतलब है कि वो तत्व जिनकी संयोजकता क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसमें हो जाएगा संक्रमण तत्व। ठीक, संक्रमण तत्व परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कोई तत्व है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2, 8 और कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो जो इसका अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या दर्शाता है, संयोजकता दर्शाता है। तो ये जैसे इसका लास्ट में कितना है 1 है, तो इसका मतलब है सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर। और संयोजकता आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन सब एक ही बातें होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाएंगे 2 नंबर पे। 2 नंबर में कहा गया फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में, परमाणु जब भी बात करेगा तो वो तत्व की बात कर रहा है। फास्फोरस का मतलब होता है P, और परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो 2, 8, 10 और 5, 15। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 5। तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 2 के बाद आ जाएंगे हम 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला जा रहा है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डॉट डॉट कहते हैं। परमाणुओं में कौन सी ऊर्जा होती है। तो परमाणुओं में जैसे कोई परमाणु है, उसके बाद बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जिसे नाभिक भी कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कौन सा ऊर्जा होती है, किस ऊर्जा के द्वारा एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, तो नाभ की ऊर्जा द्वारा। कौन सी ऊर्जा द्वारा, नाभ की ऊर्जा द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, नाभ की ऊर्जा द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाएंगे हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब पहले सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम बताना है। तो देखो, जो अल्फा बीटा गामा है इनमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है आपकी गामा किरण की। किसकी होती है, गामा की सबसे ज़्यादा होती है। फिर इससे कम किसकी होती है, बीटा की होती है। फिर इससे कम किसकी होती है, तो अल्फ़ा की होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फ़ा की। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, बी आंसर हो जाएगा इसका। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की, फिर बीटा की, फिर आपका अल्फ़ा की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। क्षार नहीं है, ठीक है। तो OH जिसमें होता है ज़्यादातर वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं इसमें। तो जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब पढ़े होंगे, तो ये क्षार होते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिससे आप साबुन बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्षार हैं। इसमें आपका C2H5OH ये क्या होता है, एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल पता है क्या कैसा होता है, ठीक है, एल्कोहल है। तो आपका एल्कोहल क्षार नहीं होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाएंगे हम लोग 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 तत्व हैं एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं। ये किसका है? एक्स का, ये वाई का है, और ये किसका है? जेड का है। तो तत्व जेड एक है। जेड कौन सा? जैसे जेड है आपका ये वाला, ये कौन सा तत्व हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए किसी, ये जेड है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 दिया है। ठीक, जेड मतलब कोई भी एक तत्व है जेड, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 दिया है। तो इसका देखो बाहरी कक्षा क्या है? पूरी है। बाहरी कक्षा क्या है? पूर्ण है। कोई भी तत्व का बाहरी कक्षा अगर में 8 है या 2 है तो उसकी कक्षा क्या होती है? पूरी मानी जाती है, और वो अक्रिय तत्व में आते हैं। किसमें आते हैं? अक्रिय तत्व में आते हैं। तो इसका मतलब जेड क्या है? जेड एक निष्क्रिय गैस है या अक्रिय तत्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी, क्योंकि इसका बाहरी कक्षा पूर्ण है। जितने आपका अक्रिय तत्व होते हैं उनकी सबकी अब बाहरी कक्षा क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसका जोड़ेंगे तो 8 10 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18 हो रहा है। 18 किसका होता है परमाणु क्रमांक? है आर्गन का होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक आर्गन का 18 होता है। आर्गन पता है अक्रिय गैस है, लेकिन हमको जेड बताना है बिना जाने की है कि नहीं है, ये आर्गन है कि नहीं हमको नहीं पता। लेकिन हम समझते हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम कक्षा अगर पूरी है तो इसका मतलब क्या है? वो निष्क्रिय गैस है या निष्क्रिय तत्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाएंगे हम 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि शीतल पेय में शामिल है। शीतल पेय, शीतल पेय का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक, है ना? क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? इसमें से ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड। टार्टेरिक एसिड पता है किसमें होता है? टार्टेरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में हो गया, जैसे खट्टी चीज़ों में, है ना? साइट्रिक एसिड किसमें होता है? नींबू में, ये सिरका में होता है। ठीक है, नींबू में। और ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? टमाटर में होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाएंगे हम लोग 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया असंगत युग्म का पता लगाएं। असंगत मतलब इसमें बताना है, असंगत का मतलब पहले ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, हवा। हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। सल्फर व फास्फोरस माचिस की तिली में। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी में। मैग्नीशियम व रजत मतलब सिल्वर स्टेनलेस स्टील में। तो इसमें कौन सा असंगत है? तो पता है कि हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो ये भी सही है। सल्फर और फास्फोरस माचिस की तिली में होता है, सही है। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, सही है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है ना? ना मैग्नीशियम होता है ना तो सिल्वर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8 के बाद आ जाएंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऑक्टेट, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत एक केवल डॉट डॉट करके तक लागू था। मतलब जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था वो कहाँ तक लागू था? ठीक है, कहाँ तक लागू होता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम तक, है ना? कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो कहाँ तक लागू था? केवल कैल्शियम तक लागू था। अष्टक नियम पढ़ा है कि सारे गामा पा धा नी सा, है ना? तो नी तक, उसके बाद फिर सा चालू हो जाता है। तो पहला तत्व और आठवें तत्व की सेम, पहला तत्व और आठवें तत्व के साथ समान रूप से गुणधर्म प्रदर्शित करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएंगे हम 10 नंबर पे। और इसमें बताया जा रहा है कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता माना जाता है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो केला किस में सबसे पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए केला में विटामिन क्या होता है? विटामिन बी पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाएंगे 11 नंबर पे। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है?
जो पितरस होता है, पितरस, ठीक है, कहाँ से निकलता है, निकलता कहाँ से है, तो निकलता है आपका लीवर से, मतलब कहाँ से, यकृत से, यकृत से निकलता है। इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो इकट्ठा होता है आपका पित्ताशय में, पित्ताशय, पित्ताशय में इकट्ठा होता है ना। निकलता यकृत से है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में, लेकिन काम इसका कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में अपना ये पित्ताशय डालता है और क्या करता है, छोटी आंत में जाता है और वहाँ पे जो वसा होता है उसका क्या करता है, पायसीकरण करता है, ठीक है। वसा का छोटी छोटी बूंदों में, बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है, मतलब वसा का पायसीकरण, ठीक, वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब इमल्सिफिकेशन, ये इमल्सीकरण, इमल्सीकरण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वसा का पायसीकरण, या वसा का पाचन भी कह सकते हैं। वैसे पायसीकरण इसका शुद्ध नाम है, क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है, इसी को वसा का पायसीकरण कहते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाएंगे हम 12 नंबर पे। 12 नंबर में कहा गया भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा का परिवर्तन के प्रकार को बताएं। जब भोजन हम करते हैं उसके बाद पाचन होता है तो कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, तो रासायनिक रूप से रहता है और उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पाया तो आरबीसी में जाता है, ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है, लेकिन किस में नहीं पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाएंगे हम 14 नंबर पे। 14 नंबर है कि कांच की छड़ को जब एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, कोई कांच की छड़ है उसको जब हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार से आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है उसमें, ठीक है, कैसी विद्युत उत्पन्न होती है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो, गतिक विद्युत है, स्थैतिक विद्युत है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक विद्युत, ठीक है। कांच की जैसे छड़ है, कांच की छड़ है, तो इसको जब हम पहले सिल्क का कपड़ा है उसमें अगर रगड़ते हैं, तो उसके बाद अगर हम इसको कागज़ के टुकड़ों से हम क्या करते हैं, कुछ कागज़ के टुकड़ों को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो एक एक करके चिपक जाते हैं, ठीक। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें स्थैतिक विद्युत आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाएंगे 15 नंबर पे। 15 नंबर देखिए, यहाँ तक है क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलान करना है, ठीक है। तो ओम का नियम किससे, तो ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर, मतलब है कि ओम का जो नियम होता है वो किसको बताता है, वोल्टेज जो होता है धारा के समानुपाती होता है, मतलब वोल्टेज और धारा संबंध, ठीक, वोल्टेज और धारा संबंध। कूलाम का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पता है जनरेटर में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसको, जनरेटर को, ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर को बताता है। कूलाम का नियम जो होता है
संधारित्र को इसके बाद है आवर्ती का संबंध हो जाएगा उत्पादन से, उत्पादक से, आवर्तित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाएंगे हम लोग 16 नंबर पे। 16 नंबर में बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है, विद्युत दबाव किसके समान होता है? तो जो विद्युत दबाव होता है इसको किसके समान माना जाता है? ऑप्शन में है विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, चालकता। तो विद्युत धारा जो है इसको विद्युत दबाव को विद्युत धारा के ही समान माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब है कि विद्युत धारा ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ जाएंगे हम लोग 17 नंबर पे। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण माना जाता है। देखो, बादलों का रंग हो चाहे बाद और यहाँ पे आकाश का नीला दिखाई देना या फिर समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब होते हैं एक ही कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सबका कारण क्या है? बादलों का सफ़ेद, समुद्र का नीला, आकाश का नीला रंग, इस सब का कारण क्या होता है? तो इन सब का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाएंगे 18 नंबर पे। तरंग का आयाम होता है। तो तरंग का आयाम क्या होता है? जैसे कोई तरंग है, ठीक, तो तरंग का आयाम क्या होता है? माध्य स्थित अधिकतम विस्थापन। ये जो विस्थापन है, इतना दूरी ऊपर हो या चाहे नीचे हो, इसी को आयाम बोलते हैं। ठीक, तो माध्यम के कणों के द्वारा माध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाएंगे 19 नंबर पे। एक वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका पृथ्वी पर भार इतना दिया है? न्यूटन। और जी का मान बताना है, द्रव्यमान बताना है। तो भार mg होता है, mg के बराबर आपको दिया है 196। जी का मान पता है, दिया है, तो जब m बराबर क्या हो जाएगा 196/g, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे g के जगह पे 9.8 रख देंगे। क्या रख देंगे? 9.8। तो इससे जब काटेंगे इसको हम, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 20 kg। 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 20 kg हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? न्यूटन के नियम जो किस वर्ष प्रकाशित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें 1687। ठीक, न्यूटन के जो नियम हैं 1687 में प्रकाशित किए गए थे, गति के नियम। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। कैसे लगे? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जामों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।